आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में हम में से हर एक ने सुना है, मगर जब हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो इसी टॉपिक को हम पूरी तरीके से भूल जाते हैं। तो इस वीडियो का इंटेंशन होगा कि अगली बार जब आप इन्वेस्टमेंट्स करें तो इसे बिल्कुल ही इग्नोर ना करें। तो आज का हमारा विषय है इन्फ्लेशन क्या है और इसे किस तरीके से हैंडल किया जाए। क्या आपने ध्यान दिया, 1 किलो चावल की कीमत 9 सालों में 30 रुपये से लेकर 55 रुपये हो गई है। स्कूल एजुकेशन का खर्च जो 20 साल पहले सिर्फ 3,000 रुपये प्रति साल हुआ करता था, वो आज 35,000 रुपये प्रति साल है। उच्च शिक्षा की कीमत, उदाहरण के तौर पर IIM अहमदाबाद की जो 2018 की बैच है, उसे लगभग 20 लाख रुपए फीस देनी पड़ी और ये 400% की बढ़त है 2007 के कंपैरिजन में। मेडिकल इन्फ्लेशन सालाना तौर पर लगभग 15% के आसपास है। यहीं यदि कोई उदाहरण देखना चाहे तो नॉर्मल डिलीवरी का खर्च यानी चाइल्ड बर्थ का खर्च जो 3 साल पहले 20,000 रुपये हुआ करता था, वो आज 40,000 रुपये है नॉन मेट्रोज में भी। तो इन सारे उदाहरणों से आपको क्या ध्यान में आता है? हमें ये ध्यान में आता है कि इन्फ्लेशन एक नियमित बढ़त है सामान और सर्विसेज की कीमतों में। इन्फ्लेशन को परसेंटेज के तौर पर गिना जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, और इन्फ्लेशन जैसी स्थिति में आपको हर साल ज़्यादा पैसे देने होते हैं उसी चीज़ या सर्विस को पाने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में आपके रिटर्न्स कमाते हैं, उसी तरीके से इन्फ्लेशन भी कंपाउंडिंग होता है। आइए एक उदाहरण देखते हैं जिससे हम समझ पाएंगे कि कैसे इन्फ्लेशन कंपाउंडिंग होता है। मान लीजिए आज आपने कमोडिटी खरीदी 1,000 रुपये में और इन्फ्लेशन इस साल 7% रहा, तो अगले साल आपको इसी चीज़ को खरीदने के लिए 1,070 रुपये देने होंगे। मान लीजिए फिर से अगले साल इन्फ्लेशन 7% ही रहा, तो तीसरे साल में इसी चीज़ को खरीदने के लिए आपको 1,145 रुपये लगभग देने होंगे। तो ये 7% तीसरे साल में 1,070 पे कैलकुलेट होता है और ना कि 1,000 रुपयों पर। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन कंपाउंडिंग होता है। मान लीजिए 20 सालों तक इन्फ्लेशन 7% ही रहा, तो 20 सालों बाद आपको इसी चीज़ को खरीदने के लिए लगभग 3,900 रुपये देने होंगे। या फिर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारे 1,000 रुपये की कीमत सिर्फ 271 रुपये ही रह जाएगी। तो इस उदाहरण का इंटेंशन आपको डराना नहीं था, बल्कि सिर्फ आपके ये ध्यान में लाना था कि जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट्स करें तो इन्फ्लेशन जैसे फैक्टर को हमेशा कंसिडर करके चलें। इन्फ्लेशन एक बढ़ती इकोनॉमी का चिन्ह होता है, तो इसलिए ये एक अच्छी बात है। इन्फ्लेशन जैसी स्थिति में आपकी सैलरीज बढ़ती हैं, सैलरीज बढ़ने की वजह से आपके खर्चे बढ़ते हैं और इसी तरीके से साइक्लिक स्वरूप में इकोनॉमी चलती रहती है। तो इन्फ्लेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको मैनेज करने की ज़रूरत है, हैंडल करने की ज़रूरत है। तो इस इन्फ्लेशन को हम हैंडल कैसे करेंगे? 2 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक तो सेविंग्स, दूसरे होते हैं इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देते हैं और ये इंटरेस्ट रेट जनरली महंगाई के दर के 0.5% 1% ऊपर रिटर्न्स आपको देते हैं। सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स के उदाहरण हैं PPF, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, FDs इत्यादि। और जो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो मार्केट लिंक्ड आपको रिटर्न्स देते हैं और ये रिटर्न्स महंगाई के दर के काफ़ी ऊपर होते हैं। सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट के उदाहरण हैं म्यूचुअल फंड्स, डायरेक्ट इक्विटी इत्यादि। तो इस महंगाई के दर को हैंडल करने के लिए आपको अपने लंबे समय के वित्तीय लक्ष्यों के लिए इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स का चुनाव करना चाहिए और ना कि सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स का। अभी एक उदाहरण देखेंगे जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि यदि आप अपने सारे वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे जो आपको पोस्ट टैक्स रिटर्न्स जनरली महंगाई के दर इतने देंगे, तो फिर आपके पैसों की खरीदने की क्षमता बढ़ नहीं पाएगी और आपको इस स्थिति में अपनी रिटायरमेंट को पोस्टपोन करना पड़ सकता है, या फिर किसी दूसरे वित्तीय लक्ष्य के लिए जो आपने पैसे जोड़े हैं उसका इस्तेमाल आपके नज़दीकी वित्तीय लक्ष्यों के लिए शायद करना पड़े। मान लीजिए आपकी उम्र 30 साल की है, आपके जो वित्तीय लक्ष्य हैं उनके लिए कितने पैसे आपको भविष्य में लगेंगे इसका आपको अंदाज़ा नहीं है, आपने इसके बारे में कभी सोचा नहीं है, मगर आप रेगुलर सेविंग करते हैं। तो मान लीजिए हर महीने आप 10,000 रुपये फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं। आपको इन फिक्स डिपॉजिट्स पर 7% का सालाना बेसिस पर इंटरेस्ट रेट मिलता है। आप 20% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपके पोस्ट टैक्स रिटर्न्स बनेंगे 5.6% के। आप अपने FD इन्वेस्टमेंट में 10% की हर साल बढ़ोतरी करते हैं।
अब एफडीज छोड़ के आपके पास दूसरे कोई पेपर एसेट्स नहीं हैं। जो बाकी के एसेट्स आपके पास हैं वो हैं गोल्ड और रियल एस्टेट। तो 18 साल के बाद मान लीजिए एफडीज बिल्ड करने के बाद आपके सामने एक लक्ष्य आ जाता है जहां पर आपकी बेटी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फॉरेन जाना चाहती है, जहां पर जाने का खर्च 50 लाख रुपए है। तो ऐसे में आप क्या करते हैं? तो आप अपने एसेट्स की ओर देखते हैं। पहला है एफडीज, फिर गोल्ड और रियल एस्टेट। अब शायद गोल्ड 50 लाख रुपए का आपके पास ना हो, तो जो भी गोल्ड है उसमें से कुछ रकम आपको मिल सकती है। रियल एस्टेट एक इतना बड़ा एसेट है जिसे आप टुकड़ों में बेच नहीं सकते, आपको इसे पूरा का पूरा बेचना होता है। जनरली लोग रियल एस्टेट बेचने में काफ़ी रिलक्टेंट होते हैं। रियल एस्टेट बेचकर वो अपने कई सारे गोल्स को पूरे नहीं करते। मगर फिर भी मान लीजिए आप रियल एस्टेट को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो जब आपको इमीडिएटली पैसों की ज़रूरत होती है, ऐसी सिचुएशन में रियल एस्टेट के मामले में डिस्ट्रेस सेलिंग हो सकता है, जहां पर अपनी अपेक्षा से कम आपको पैसे मिलने की संभावना होती है। तो मान लीजिए यहाँ पर आप गोल्ड और रियल एस्टेट को कंसिडर नहीं करते, एफडी में से अपने बेटी का पोस्ट ग्रेजुएशन स्पॉन्सर करते हैं। तो यहाँ पर 50 लाख रुपए निकाल लेने के बाद एफडीज में सिर्फ आपके 13.5 लाख रुपए बच जाएंगे। और इसके बाद बेटी का फॉरेन कंट्री में रहने का खर्च है, आपके बाकी के वित्तीय लक्ष्य हैं जैसे कि आपकी बेटी की शादी, आपका अपना रिटायरमेंट इत्यादि। तो क्या गोल्ड और रियल एस्टेट में से ये सारा स्पॉन्सर हो जाएगा? और आपके पास 12 साल है इन सारे वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। मगर इसी सारी सिचुएशन में यदि आप एफडीज को ना चुनकर ईएलएसएस फंड्स को चुनते, जिन्होंने पिछले 5 सालों में लगभग ऑन एन एवरेज 19% के रिटर्न सालाना बेसिस पर दिए हैं, तो पोस्ट टैक्स यदि हम 18% के रिटर्न्स भी पकड़ के चलते हैं तो आपकी जमा राशि होती 2,32,00,000 रुपए, जिसमें से आसानी से आपके बेटी का पोस्ट ग्रेजुएशन स्पॉन्सर हो सकता था और आपके हाथ में और 12 साल होते अपने बाकी के वित्तीय लक्ष्य पूरे करने के लिए। और इसीलिए जब आप कमा रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पैसे आपसे भी ज़्यादा मेहनत करें और इसीलिए एक सही साधन चुनना ज़रूरी है। तो अपने लंबे समय के वित्तीय लक्ष्यों के लिए पैसे जमा करते समय इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं इन्फ्लेशन को हैंडल करने में। अपने कम समय के लंबे समय के वित्तीय लक्ष्यों को लिखें और भविष्य में कितने पैसे आपको इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए चाहिए, इसका अंदाज़ा लें। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग सीरीज़ में है। इस सीरीज़ का पहला वीडियो है फाइनेंशियल प्लानिंग का महत्व, तो इस सीरीज़ को ज़रूर देखें।